हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। हमारे सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसके बारे में हम चर्चा बेसिकली करने वाले हैं। तो आइए बेसिकली देखते हैं कि इस तरीके से हमारा सर्कुलर कॉइल है। ये बेसिकली हमारा क्या है, सर्कुलर कॉइल, और इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं से इसमें क्या लगा होगा, बैटरी लगा होगा, है ना। इस तरीके से इसमें बैटरी लगा होता है। ये हमारा क्या है, बैटरी, प्लस और माइनस, ठीक। और ये हमारा यहाँ पे की भी लगा देते हैं। ये आपके पास अगर बजट हो तो की भी लगा दीजिए, है ना। और ये हमारा क्या है, की। तो जैसे ही की को आप क्लोज करते हैं तो की को क्लोज करने पे इसमें करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। और अगर इस तरीके से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी इस सर्कुलर कॉइल में, तो आप सोच के देखिए, अगर सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है ना। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपसे कहता है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। और किताबों में इस तरीके से इसका फिगर भी बनाते हैं, सीधा सीधा वो कॉइल बना देते हैं। ये आपका सीधा सीधा क्या बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं। और इसमें करंट बेसिकली इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये आपका क्या है, करंट है। करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो बेसिकली क्या है, अगर इस तरीके से कॉइल बना हुआ है, कोई सर्कुलर कॉइल इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका मतलब भी यही है कि इसमें बैटरी लगा हुआ है, लेकिन वो बैटरी दिखाते नहीं है ना। आपको इसमें लग रहा होगा कि सर इसमें तो बैटरी उटरी लगा ही नहीं, ये पूरा पूरा क्लोज्ड कॉइल है और इस क्लोज्ड कॉइल में करंट बह रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि ये जो आपका सर्कुलर कॉइल दिख रहा है, इनके बीच में ये गैप बहुत कम होता है, और इनके बीच में ये गैप बहुत कम होता है, तो इस गैप का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को इसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं। मतलब इस कॉइल को इस तरीके से बनाया जाता है ना। बेसिकली अगर इस तरीके से बनाया गया तो आपको पता होना चाहिए यहां से बैटरी वैटरी जुड़ा होता है। और ये जो दोनों किनारे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों किनारे बहुत ही पास पास है, तो इसको पूरा भी बना दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सर्कुलर कॉइल के कारण हमें वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। सेंटर मतलब इसके सेंटर पर, है ना, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो निकालेंगे कैसे? तो हमारे पास एक ही रूल है। अब वो रूल क्या है, बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ की मदद से हम क्या करते हैं, बायट-सेवर्ट लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे यहां पर। और हमें बायट-सेवर्ट लॉ की एक कमी भी पता है कि बायट-सेवर्ट लॉ हमेशा छोटे से एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, छोटे से वायर के टुकड़े के लिए एप्लीकेबल है। बड़े से वायर के लिए कभी भी हम बायट-सेवर्ट लॉ को यूज नहीं करते। तो बायट-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर। मतलब अगर स्मॉल एलिमेंट काटेंगे तो उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा जो कॉइल है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इसका एक छोटा सा सेगमेंट, भले ही बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन है बहुत वो छोटा, है ना। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। और ये लेंथ हम मान लेते हैं, ये लेंथ आपका जो है, ये लेंथ आपका है डीएल, है ना। करंट एलिमेंट का जो लेंथ है, वो करंट एलिमेंट का लेंथ कितना है, डीएल। इस छोटे से पार्ट के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां पर, इसके सेंटर पर, जो कि छोटा सा एंगल बना रही होगी। कितना एंगल बना रही होगी, बहुत छोटा सा एंगल बना रही होगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डी थीटा बोल सकते हैं। डी थीटा, छोटा सा एंगल, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एंगल बना रही होगी। अगर इसका रेडियस आर है तो डीएल की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, यार, डीएल बराबर आप लिख सकते हैं आर इंटू में डी थीटा। और आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि बायट-सेवर्ट लॉ की मदद से कि डीबी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है हमारे बायट-सेवर्ट लॉ का। और बायट-सेवर्ट लॉ में ये जनरल फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है। डीएल क्या होता है, छोटा सा एलिमेंट जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो हमें पता है, डीएल बराबर आर डी थीटा है। और उसके बाद थीटा क्या होता है, यहां पे जो ये थीटा दिख रहा है, ये थीटा क्या है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। और आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो बताओ यहां पर आर वेक्टर का हेड कहां होगा, तो एलिमेंट का डीएल डायरेक्शन
है ना, डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन है, मतलब ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। और आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आर वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, मतलब फॉर्मूले में जो थीटा रखना है वो थीटा कितना है 90 डिग्री। बेटा ये थीटा अलग है, ये तो मैंने माना है, ये जो फॉर्मूले में तुम्हें थीटा रखना है वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो कितना है ये 90 डिग्री है। तो बहुत अच्छे से देखो, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा आप लिख सकते हैं dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, और आप लिखेंगे आई डीएल के जगह पे आर डी थीटा सीधा सीधा लिख दीजिए, आर डी थीटा इंटू में क्या लिखेंगे साइन में 90 डिग्री, और अपॉन में क्या लिखेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर सी पर, एलिमेंट और सेंटर सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा कैपिटल आर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है ये। और अगर सर्कुलर कॉइल है तो ये आर और आर तो कट गया, और आर कट गया तो डीबी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, डीबी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या लिखेंगे आई अपॉन आर, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, हो गया आपके पास डी थीटा। ये आपके पास क्या हो गया डी थीटा। बहुत अच्छी बात है, डी थीटा हो गया। बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो आपको पूरे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और अगर पूरे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, और जब दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या लगाएंगे गोला। इस गोले का क्या मतलब है, जब इंटीग्रेशन में गोला लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है ना। देखो इंटीग्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रेशन होता है लिमिट वाला जिसमें आप लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और एक इंटीग्रेशन होता है टोटल इंटीग्रेशन या फॉर अ क्लोज लूप, है ना। जब हमारे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं पता होता, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिक्स हो जाता है, मिक्स होने का मतलब जब क्लोज लूप होता है। फॉर अ क्लोज लूप वी यूज दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। जब कभी भी हम किसी क्लोज लूप के कारण कुछ भी निकाल रहे होते हैं तो इस टाइप का इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता होता, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं पता होता। आज भी सिचुएशन वैसी ही है, ये क्या है एक सर्कुलर कॉइल है, और एक सर्कुलर कॉइल है तो इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये हमारा क्लोज लूप है। यहां पर ये जो आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिख रहा है ये बहुत पास पर है, तो क्लोज लूप मान लो यार इसको, तो ये क्लोज लूप की तरह एक्ट कर रहा है, और अगर क्लोज लूप की तरह एक्ट कर रहा है तो क्लोज लूप के लिए क्या है इंटीग्रेशन है। अब बताओ डी थीटा क्या है, डी थीटा इज द एंगल एट द सेंटर, एंगल मेड बाय द एलिमेंट एट द सेंटर, वो कितना डी थीटा। लेकिन पूरे कॉइल के लिए डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा टोटल एंगल, और वो टोटल एंगल बताओ सेंटर पे कितना बनेगा, ये टोटल एंगल कितना बनेगा 2 पाई, और अगर ये 2 पाई बनेगा तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू में कितना 2 पाई। बहुत अच्छे से देखें तो पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो दिस इज इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल इज म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। तो इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई वो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r, आपको याद रखना है। और ये तो एक टर्न था, एक कॉइल की वजह से था। अगर इसी तरीके से आपके पास इसी के ऊपर कॉइल के ऊपर कॉइल हो, मतलब कई लूप्स हो, पतले पतले वायर्स और इसके ऊपर एक चढ़ा दिया जाए तो क्या बनेंगे कॉइल्स बन जाएंगे, है ना। मतलब कॉइल तो था ही, इसके ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से लूप चढ़ा दिया गया, तो हम बोलेंगे क्या इसके ऊपर पतले पतले धागे पतले वायर होते हैं ना, पतले वायर को उससे लपेट दिया जाता है तो वो कॉइल बन जाता है। तो ये लूप है, एक नंबर ऑफ टर्न लूप बन जाएगा, इसको ऐसे लपेट देंगे तो नंबर ऑफ कॉइल्स बन जाएगा। लेकिन आपको ये मानना है कि कॉइल एक के ऊपर एक बांधने पर इसका रेडियस लगभग सेम होना चाहिए, क्योंकि पतले वायर बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि भाई साहब आप कॉइल बना रहे हैं तो इस तरीके का कॉइल बना दिए, सारे कॉइल का रेडियस अलग होगा, है ना। उसके लिए भी बात करूंगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। लेकिन आज हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि एक के ऊपर एक पतले वायर हैं जिसका हम कॉइल बना रहे हैं, मतलब वी हैव n नंबर ऑफ लूप्स, मतलब ये कॉइल है, ये n लूप्स का कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है इतना, और अगर
एन नंबर ऑफ लूप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो एन नंबर ऑफ लूप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड के क्या करेंगे, चुपचाप एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब टोटल नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द coil which have n number of turns is mu naught total number of turn n into I upon में 2r. This is the magnetic field due to total number of turns. तो एक टर्न के कारण म्यू नॉट आई बाई 2r और n नंबर ऑफ टर्न के कारण कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना 2r. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता है ना भाई, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता है। तो आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा निकालते हैं। मान लो आपसे ये कह दे कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ फॉर सेमी सर्कुलर कॉइल। सेमी सर्कुलर कॉइल के कारण अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है एट दी सेंटर, तो क्या करेंगे, अब बताओ। पूरे कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना था, तो आधे कॉइल के कारण, मतलब आधा कॉइल बोल सकते हैं। सेमी सर्कुलर वायर है और सेमी सर्कुलर वायर तो इस वायर का आधा हिस्सा है, और अगर आधा हिस्सा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आधा। दैट्स इट। तो उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका है कैपिटल आर, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूरे का क्या हो जाएगा, आधा, मतलब कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन कितना 4r, ये आधे कॉइल के कारण। और अगर आप इसका भी आधा कर देंगे तो, इसका भी आधा करेंगे तो क्वार्टर पार्ट बनेगा, और अगर क्वार्टर पार्ट बनेगा तो क्वार्टर पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्वार्टर पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने वाला है भाई, इसका भी आधा, मतलब कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। मतलब इस तरीके से आपके पास क्या है, कॉइल है और क्वार्टर पार्ट कॉइल का आपके पास क्वार्टर पार्ट है। ये रेडियस r और करंट है कितना I। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके सेंटर पर, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड BC इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में कितना 8r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग क्वार्टर कॉइल। तो आपका क्या क्या हो गया, एक पूरे टर्न वाले कॉइल का हो गया, एक पूरे क्लोज लूप का हो गया, सर्कुलर कॉइल का हो गया, फिर सेमी सर्कुलर वायर का हो गया, फिर उसके बाद आपका क्वार्टर कॉइल का हो गया, क्वार्टर वायर का हो गया, क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कुलर वायर, ये हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 60 डिग्री सबस्टेंड करे, 30 डिग्री सबस्टेंड करे, कोई एंगल थीटा सबस्टेंड करे, तो कैसे करेंगे, इसका भी एक जुगाड़ है, और वो जुगाड़ बड़ा आसान जुगाड़ है। देखो ध्यान यूनिटरी मेथड लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनना। अगर एक आपका सर्कुलर कॉइल होता है तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई, है ना। तो 2 पाई एंगल के कारण, कितने एंगल के कारण, 2 पाई एंगल के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पर, 2 पाई एंगल, तो तभी तो सर्कुलर कॉइल बनेगा। जब 2 पाई एंगल सबस्टेंड करेगा तभी तो सर्कुलर कॉइल बनेगा। तो 2 पाई एंगल जब सबस्टेंड करता है कोई भी वायर एट दी सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2 पाई एंगल जब सबस्टेंड करेगा सेंटर पे, तो और अगर 1 रेडियन सबस्टेंड करेगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना, कितना बनेगा 4 पाई, और क्या लिख देंगे आई अपॉन में r। और अगर थीटा एंगल सबस्टेंड करेगा तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन में r इंटू में थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क which subtend at an angle theta at the center। मतलब एक ऐसा कॉइल कहां बनाऊं, वहां बनाता हूं, एक ऐसा कॉइल जिसमें करंट है लेकिन वो सर्कुलर का एक हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है जो कि एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये एंगल कितना बना रहा है, यहां पर सेंटर पर इसके एंगल बना रहा है, सेंटर पर आपका थीटा, ये सेंटर C है और यहां एंगल बना रहा है थीटा। ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना I, ये रेडियस आपका कितना है कैपिटल R, तो सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। और वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू में थीटा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहां लिख देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट
बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू में थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले एक बात याद रखें, थीटा मस्ट बी इन, मस्ट लिख रहा हूं याद रखिएगा, मस्ट बी इन रेडियन। ये रेडियन में होना चाहिए भैया, रेडियन में होगा तभी काम बनेगा, तभी तो आप सब निकाल पाएंगे। और ये मैं इसको जनरल फॉर्मूला भी बोलता हूँ, थीटा एंगल सब्सट्रैक्ट करेगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। अगर यही याद रहे ना तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप। सर्कुलर कॉइल का चाहे चौथा हिस्सा हो, आधा हिस्सा हो, पूरा हिस्सा हो, यहां पर थीटा का वैल्यू रखते चले जाइए, आंसर आता चला जाएगा, है ना। कैसे, ध्यान सुनिएगा। चलो, जैसे मैंने बोला कि थीटा बराबर क्या है 2 पाई, मतलब पूरा सर्कुलर कॉइल। थीटा बराबर 2 पाई मतलब पूरा सर्कुलर कॉइल। और अगर 2 पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। मैंने कहा सर्कुलर कॉइल होगा तो एंगल कितना सब्सटेंड करेगा भाई, सर्कुलर कॉइल होगा तो एंगल कितना सब्सटेंड करेगा आपका पाई 180 डिग्री, है ना। तो पाई रखेंगे, यहाँ पर पाई रखेंगे तो पाई से पाई चला जाएगा, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, देखो आ रहा है 4 आर। और अगर आपका चौथा हिस्सा होगा तो कितना सब्सटेंड करेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 2। पाई बाय 2 बेटा रखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। तो मुझे एक ही बात समझ में आता है, मुझे यही फॉर्मूला समझ में आता है। मैं यही फॉर्मूला याद रखता हूं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट द सेंटर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू में थीटा। क्या बोला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू में थीटा, दैट्स इट। लेकिन एक बात याद रखना, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, दैट्स इट। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, क्या दिक्कत है ना। अब थोड़ा सा सर्कुलर कॉइल के कारण डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये देख लेते हैं, फिर आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो उसमें बस एक बात याद रखना है, कर्ल योर राइट हैंड fingers in the direction of current, then direction of thumb gives us direction of magnetic field। मतलब ये भी राइट हैंड थंब रूल के से ही निकलेगा, ये भी राइट हैंड थंब रूल से ही निकलेगा। कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि अपने हाथ के उंगलियों को, ये 4 उंगली आपको दिख रहा है, अंगूठे को छोड़कर 4 उंगली दिख रहा है, ये 4 उंगलियों को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में घुमाना है। तो जब करंट के डायरेक्शन में इन उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो जो जहां भी अंगूठा होगा, जिस भी डायरेक्शन में अंगूठा होगा, वही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट यूज नहीं करते, राइट यूज करते। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं कहूं कि एक हमारा सर्कुलर कॉइल है, ये आपका सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल में करंट ऐसे बह रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अंगूठा अंदर आया तो उसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस का मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैंने कहा अगर डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन करंट का इस तरीके से होता तो उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बाहर की तरफ है, बाहर मतलब डॉट, और ये बी वेक्टर।
तो इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है भाई साहब आई, और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, इसी तरीके से सर्कुलर आर्क के कारण भी बता सकते हैं। ये जो आर्क है, इस आर्क में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब क्लॉकवाइज घूम रहा है, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड डायरेक्शन है ना, नॉर्मल टू दी प्लेन, इनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू दी प्लेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दी सेंटर। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब बहुत अच्छे से देखें, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, देखते हैं, है ना, समझने की कोशिश करिएगा। आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन से? आसान आसान क्वेश्चन से। तो देखो यार, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं? एक तो स्ट्रेट वायर के कारण निकालते हैं, एक सर्कुलर कॉइल के कारण निकालते हैं, दो ही है, सर्कुलर कॉइल और स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में क्या होता है? स्ट्रेट वायर में करंट स्ट्रेट जाता है, और अगर करंट स्ट्रेट है तो अंगूठे और उंगली में से कौन स्ट्रेट हो सकता है? अंगूठा। तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन रखते हैं वायर के केस में, है ना। वायर के केस में अंगूठे को करंट के डायरेक्शन रखते हैं और अपनी उंगलियों को घुमाते हैं। तो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ उंगली, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ उंगली इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमारे इस सर्कुलर कॉइल के केस में यहां पे करंट रोटेट कर रहा था, और करंट रोटेट कर रहा था तो अंगूठा तो रोटेट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उंगली को रोटेट कराया। ऐसे लॉजिक करके याद रख सकते हैं। बताओ ऐसा इन दोनों में से कौन रोटेट कर सकता है यार? रोटेट इसको घुमा, इसको इसी को तो घुमा सकते हो, अंगूठा कैसे घुमाएगा यार? नहीं घूमेगा। इसे कैसे घूमेगा यार? ये नहीं घूम सकता। इसे ही घुमा सकते हो, इसे घुमा सकते हो, इन चारों उंगलियों को ही घुमा सकते हो, है ना। तो घुमा कौन सकते हो? किसको घुमा सकते हो? इन चार उंगली को घुमा सकते हो, इसको खड़ा रख सकते हो, अंगूठे को खड़ा रख सकते हो, है ना। तो जिस दिन करंट हमें सीधा मिल गया तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रख दिया, तो ये बता देगा मैग्नेटिक फील्ड। जिस दिन करंट हमें घूमता हुआ मिल गया तो घूमता हुआ मिल गया तो अंगुली को करंट के डायरेक्शन में रख देंगे तो अंगूठा बता देगा मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब साफ साफ मेरा इतना ही है कि या तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा या तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये कह रहा हूं मैं। या तो ये उंगली बता देगा, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ उंगली बता देगा मैग्नेटिक फील्ड, या तो अंगूठा बता देगा मैग्नेटिक फील्ड। बस आपको देखना यह है कि करंट घूम रहा है कि करंट सीधा है। अगर करंट सीधा होगा तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अगर करंट घूम रहा होगा तो करंट के डायरेक्शन में अंगुली होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। पता नहीं क्या बोले सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर करंट सीधा होगा तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा होगा, क्योंकि सीधा तो अंगूठा होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अगर करंट घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, तो करंट के डायरेक्शन में उंगली होगा, और ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स इट। आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल, जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है आपका कैपिटल आर, और इधर से इसको सीधा कर दिया गया, और ये क्या है? इनफाइनाइट। इधर से इसको सीधा कर दिया गया, अरे रे डॉट 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 नहीं, सीधा गया, कहां तक गया? इनफाइनाइट। ठीक, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कराते हैं, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब अगर आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पूछा है यार, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो, क्योंकि डायरेक्शन वाइज तो ऐड करोगे ना। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन वाइज आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या है? सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा दोगे। पहली बात तो देखो। अब इसको कैसे करेंगे? 3 सेगमेंट में इस क्वेश्चन को करेंगे। कितने सेगमेंट में? 3 सेगमेंट में, 3 पार्ट में इसको क्वेश्चन करेंगे। यहां से इनफाइनाइट से लेके यहां तक क्या मानेंगे, है ना, सेमी स्ट्रेट वायर या सेमी इनफाइनाइट वायर। आधा वायर है ना, इनफाइनाइट वायर का आधा हिस्सा ये, फिर उसके बाद ये आधा हिस्सा है सर्कुलर वायर का, फिर उसके बाद ये आधा हिस्सा है सेमी इनफाइनाइट वायर। मतलब मैं इसको क्या मान ले रहा हूं? इसको मान ले रहा हूं मैं फर्स्ट वायर, और इसको मैं बोल दे रहा हूं सेकंड वायर, और इसको मैं बोल दे रहा हूं
थर्ड वायर और तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वाइज निकाल के ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान से देखो, मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो, तो इसके कारण अंगूठा रख दिया मैं करंट के डायरेक्शन में, है ना, वायर के करंट निकाल रहा हूं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हाँ, और अगर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो बताओ B1 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में B1 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, पूरे वायर का होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई x, तो आधे वायर का क्या होगा, उसका भी आधा 4 पाई x हो जाएगा, तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई x मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, तो यहां क्या लिखेंगे कैपिटल R, और बताओ किधर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना, तो बाहर वाला डायरेक्शन जो बेटा होता है वो पॉजिटिव के डायरेक्शन होता है, बाहर का डायरेक्शन, और अंदर का डायरेक्शन क्या होता है, अंदर का डायरेक्शन निगेटिव के कैप होता है, यूनिट वेक्टर जानते हो ना, प्लस एक्सिस आई कैप, माइनस एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, ऊपर का डायरेक्शन प्लस जे कैप, नीचे का डायरेक्शन माइनस जे कैप, और बाहर का डायरेक्शन प्लस के कैप, और अंदर का डायरेक्शन माइनस के कैप। तो इधर आज किधर है, आज तुम्हारा माइनस के कैप के डायरेक्शन में, इसलिए यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उस तरीके से B2 वेक्टर निकाल सकते हो, और जब B2 वेक्टर निकालोगे बेटा, तो B2 वेक्टर कैसे, करंट घूम रही है तो करंट घुमा दिया, करंट क्या कर दिया, घुमा दिया, ऐसे ऐसे है ना, करंट घुमा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, इसका मतलब अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ, इसका मतलब फिर से म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहां थीटा क्या लिखेगा 2 पाई, कितना लिखेगा 2 पाई, और किधर की तरफ माइनस के कैप, है ना, पाई से पाई चला गया, 2 से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा यहां पर, है ना, यहां 2 बचेगा। फिर उसके बाद B3 भी लिख लो यार, है ना, B3 जब लिखोगे करंट ऐसे जा रहा है राइट में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालना है, यहां, तो बहुत अच्छे से देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो, ये देखो तुम्हारा वायर है और मैग्नेटिक फील्ड मुझे नीचे निकालना है, तो ये, अब मैग्नेटिक फील्ड देखो नीचे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा और मैग्नेटिक फील्ड नीचे ऐसे, तो नीचे से अंदर घुसेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्या होगा, बाहर की तरफ, ऊपर साइड में बाहर की तरफ, और नीचे के साइड में अंदर की तरफ, लेकिन मुझे नीचे के साइड में निकालना है, नीचे के साइड में, इस वायर के नीचे के साइड में, यहाँ इस वायर के नीचे के साइड में निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन अंदर की तरफ, और अगर अगेन अंदर की तरफ फिर से क्या हो जाएगा, यही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और कितनी आएगी म्यू नॉट I बाई 4 पाई R और माइनस में के कैप। अब मैग्नेटिक फील्ड, सारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, तो क्या कहते हैं, रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, ठीक है, सबको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये, B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई R, म्यू नॉट बाई 4 पाई R, माइनस के कैप सब में से बाहर निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां क्या लिखोगे, म्यू नॉट I बाई 2R, है ना, म्यू नॉट I बाई 2R प्लस म्यू नॉट I, है ना, म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा 2R, फिर प्लस करके इतना ही दोबारा आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, और ब्रैकेट में माइनस में के कैप। तो बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 2 हो जाएगा, 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, म्यू नॉट I अपॉन बचेगा 2 पाई R, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, और यहां पे बचेगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा के कैप, वो भी माइनस में, है ना। और फाइनल रिजल्ट में अगर लिखना चाहूं तो मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा इस साइड में, फाइनल रिजल्ट में लिखूंगा इस साइड में, और वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा, B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई R, आई थिंक 2R बाहर निकाल दो, और कितना आ जाएगा, जब 2R बाहर निकाल देगा तो यहां बचेगा 1 अपॉन में पाई प्लस, ये निकली गया है 1, और माइनस में कितना के कैप, ये माइनस के कैप क्या बता रहा है, ये माइनस के कैप बता रहा है कि जो तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है पूरे सिस्टम के कारण वो अंदर की तरफ मिला है, किधर की तरफ मिला है, अंदर की तरफ। तो आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I अपॉन 2R, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो चाहो तो, पाई प्लस 1 अपॉन में पाई, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, आप डायरेक्शन में साथ में लिखेंगे किधर की तरफ, इनवर्ड नॉर्मल,
इनवर्ड, नॉर्मल, ये लिखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो डायरेक्शन आपको साइड में लिखना पड़ेगा, अंदर यह है कि बाहर है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता रहा है किस डायरेक्शन में है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं होता। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए देखते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने वायर बनाया, इस तरीके से ये वायर बना दिया, ये बाहर की तरफ, और ये वायर ऐसे ऊपर की तरफ, ये करंट ऐसे आ रही है और ये करंट ऐसे आ रही है, और इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है इसमें। करंट फ्लो कर रही है ना, ऊपर से आ रही है, ऐसे ऐसे करंट घूमता हुआ है ना, ऐसा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। और रेडियस सारे ये कॉइल जो है एक के ऊपर एक बंधा हुआ है, तो आपको मैं हल्का सेपरेट करके दिखाया है कि आपको कम से कम ये पता चले नंबर ऑफ टर्न्स कितना है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। ये इस वाले कॉइल का रेडियस और इसके बड़े वाले कॉइल का रेडियस और उससे भी बड़े कॉइल का रेडियस, मतलब तीनों, इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, है ना, सबका रेडियस लगभग क्या है, सेम। क्योंकि वायर बहुत मोटा नहीं है, पतले पतले वायर है, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। लेकिन सिचुएशन इस तरीके का है, यहां से वायर आ रहा है ऐसे ऐसे। इसके पहले एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास एक वायर है, आपके पास एक वायर है, ये करंट कैरिंग वायर, करंट आई है, तो इसके इस वायर के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट या नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका एक क्वेश्चन है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई आपका वायर है, इस तरीके से करंट कैरिंग वायर है, तो इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर और जस्ट नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और नीचे वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो आप सोचेंगे कैसे, बहुत आसान है, कैसे, ध्यान सुनना। मैंने पूछा कि मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस छोटे से एलिमेंट के कारण, तो तुम कहोगे सर बायर्ट्स-वर्थ लॉ यूज करिए, ये आर वेक्टर हो गया आपका, और ये डीएल वेक्टर दिख ही रहा है आपको ऊपर की तरफ, और ये एंगल आपका क्या है, थीटा। जिसके कारण इस छोटे से एलिमेंट के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे इसी एलिमेंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहां चाहिए, तो बताओ थीटा कितना होगा। जब ये पॉइंट, ये P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट पे आएगा, P2 पॉइंट पे तो घूम के आएगा ना ऐसे। तो अगर ये P1 पॉइंट P2 पॉइंट पे आ गया तो उस दिन थीटा क्या हो जाएगा, 0। और अगर 0 हो गया तो डीबी कितना हो जाएगा, 0। कैसे, अरे यार थीटा बराबर 0 रख दोगे, साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे 0, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट के कारण भी तो आएगी 0, उसके ऊपर वाले एलिमेंट के कारण भी तो आएगी 0। मतलब हर छोटे एलिमेंट के कारण जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 और जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0। और अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो हम क्या बोलेंगे, पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, मतलब इस वायर के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो जब आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस सिस्टम, तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए, इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब सर्कुलर कॉइल के कारण ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसा मैं कई बार क्वेश्चंस आपको दूंगा और देखेंगे आप कि कभी कभी किसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड किसी सिचुएशन में ऐसा बन रहा है कि वायर के सामने जस्ट पॉइंट है, तो वहां पर स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो स्ट्रेट वायर था उसके सामने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा था, साइड में पूछा था, साइड में पूछा था तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। वायर के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। क्लियर है, हाँ क्लियर है। आओ देखते हैं इसको। पहला तरीका, एक बात तो तय है कि मैग्नेटिक फील्ड
म्यू नॉट आई बाई 2r होता है किसका, पूरे कॉइल के कारण, लेकिन ये पूरा कॉइल नहीं है ना, इसमें कई नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स गिन लें किसी तरीके से तब तो आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, आइए देखते हैं। ये आधा टर्न, ये पूरा टर्न, तो ये एक टर्न हो गया, देखो ये पूरा एक टर्न हुआ, फिर ये दूसरा टर्न हुआ, फिर ये दूसरा टर्न हो गया ना, देखो फिर से देख लो, एक टर्न, एक चक्कर लगाना है, फिर दो चक्कर, फिर क्या करना है, आधा चक्कर, मतलब कितना चक्कर, 2.5 चक्कर, और 2.5 चक्कर का मतलब क्या होता है 5/2, और इतना भी और बचा हुआ है, इतना भी और बचा हुआ है, इतने चक्कर को क्या बोलेंगे 1/4। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न, है ना। एक चक्कर यही तो होगा ना, एक चक्कर यार, तो हमने क्या गिरा, 2 चक्कर मुझे पूरा मिला। ये आपका क्या है, एक चक्कर, फिर आपका क्या होगा दूसरा चक्कर, फिर आपका क्या है एक आधा चक्कर, फिर आपका क्या है 1/4 चक्कर। तो 2 चक्कर आधा चक्कर कितना हो गया 5/2, 2 चक्कर आधा चक्कर कितना 2.5 होगा ना, 2 और आधा 2.5 होता है भाई, तो कितना होगा 5/2 प्लस 1/4 चक्कर, सॉल्व कर दो इसको, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 11/4, तो नंबर ऑफ टर्न कितना आ गया 11/4। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप कितना निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे μ0/I अपॉन में 2r, तो 2 का जब 11/4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 8r आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 11। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, थीटा वाले फॉर्मूले से। हाँ, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ करंट, असलियत में एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ करंट होता है ना, मतलब इस कॉइल के कारण ये कॉइल जितना एंगल सबटेंड करती है ये एंगल थीटा होता है। आप इसको और अच्छे से बोले, μ0/4π इंटू I/r इंटू थीटा में थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ करंट, मतलब करंट जितना एंगल रोटेट कर रही है, एक ही बात है यार, ये वायर जितना लंबा होगा, जितना बड़ा होगा, जितना टर्न होगा, उतना ही तो करंट भी रोटेट करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम एंगल सस्टेन्ड बाय द वायर ना बोलकर हम ये बोलना पसंद करेंगे एंगल रोटेटेड बाय द करंट। थीटा इज द एंगल रोटेटेड बाय द करंट। कौन से फॉर्मूले से भाई, इस फॉर्मूले से, B बराबर μ0/4π I/r इंटू थीटा, किसी आर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताया था ना वो ये, तो थीटा इज द एंगल रोटेटेड बाय द करंट। अगर इस वाले फॉर्मूले में भी रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड। कौन सा मेथड, सेकंड मेथड है ये, है ना भाई। आओ देखते हैं सेकंड मेथड में। तो एंगल रोटेटेड, चलो भाई गिनो कितना हुआ 180, 180 क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे हम लोग, है ना, पाई मतलब आधा चक्कर को हम पाई गिनेंगे। आओ देखो, पाई प्लस 2π प्लस 3π प्लस 4π प्लस 5π और ये π/2, तो एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया आपका 5π प्लस π/2, फिर से गिन लो, 1π 2π 3π 4π 5π और कौन सा पाई, π/2, 90 डिग्री बना रहा है भाई, कितना है π/2, तो 5π प्लस π/2 तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 11 π/2। तो इस वाले फॉर्मूला रखो, कितना आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4π I/r इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 11 π/2। ध्यान से देखो ये पाई चला गया, कितना आ गया 11 μ0/I अपॉन में कितना 8r। ये आपका क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। एक आध तो आपको क्या दे देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, तो होमवर्क में जल्दी से क्वेश्चन ले लीजिए, अगले टर्न पे आपसे डिस्कस होगा, है ना, अगले टर्न पे डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन तो मैं यहां लिख ही सकता हूं, ये देखो, जैसे क्या बोलूं, हाँ
बोल देता हूँ। ये आपका क्या है, सर्कुलर कॉइल है ना, और ये इस तरीके से, ठीक है भाई। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, चाहे जैसे ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे घूमेगा, ऐसे करके ऐसे इसमें आएगा, फिर ऐसे करके ऐसे इसमें आएगा। ये रेडियस छोटा वाला कितना है, ए, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं रेडियस। ये रेडियस छोटा वाला कितना है, ए, और बड़ा वाले कॉइल का रेडियस कितना है आपका, ये बी, और इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अगर करंट आपका क्या है, आई। ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क। एक होमवर्क और देख लें आप, एक होमवर्क और देख लीजिए। जैसे मैंने कहा, कुछ तो कहूँ ना कहूँ, कहता हूँ। देखो ये ऐसे, अरे यार, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे घूम कर यहां चला गया। हाँ, ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है सर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है साहब, ऐसे, और इसका सेंटर ये छोटा रेडियस आपका क्या हो गया, ए, और ये बड़ा रेडियस आपका क्या हो गया, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये लाइन यार, अब सही है। ये बड़ा रेडियस आपका क्या है, बी। इसके सेंटर पे अगेन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट कितना दे रखा है, आई। ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसको करिए यार, है ना। फिर अगले टर्न पे मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ, और फिर और अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, और फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल के कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मिलता है, और एक्सियल पोजीशन पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो होता है, उसकी चर्चा करेंगे पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला पार्ट, ये वाला सेगमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और जब ये वाला पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, फोर्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।